सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आपने इससे पहले ऑलरेडी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा करंटली क्या चल रहा है ना, ट्रेनिंग चल रही है, सब बताया था। उस वीडियो को नहीं देखी है तो इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड हुई है उसको जाके ज़रूर देख लो, जिसमें मैंने सब कुछ A to Z बताया है कि कैसा सब चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब जाके ज़रूर देख लेना। तो उसके बाद अभी आपको जो मेन चीज़ है इस वीडियो में, जैसे आप थंबनेल पे देख के आए होंगे, उस वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस 10th से लेके यहाँ तक CSE तक की, कैसे मैं CSE में पहुँचा, क्या किया, कैसे प्लेसमेंट हुई, क्या सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। जल्दी से वापस आ जाओ इस वीडियो पे। इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो सकती है, तो क्योंकि आपको सारी जर्नी बतानी है। मेन पॉइंट बताऊँगा जो हाईलाइट्स मेरे साथ हुए थे, ठीक है। तो सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, आपको वैसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहले जैसे हम बात आते हैं 10th में, तो मैं नाइन्थ तक मैं क्या था, एक एवरेज स्टूडेंट था। मतलब कि मेरे जो मार्क्स वगैरह थे वो मैक्सिमम कभी 70% या 75% तक आते थे 9th तक। उसके बाद जब मैं 10th में आया तो मेरे ऊपर एक अलग सा प्रेशर बनाया गया कि हाँ, ये 10th के मार्क्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरे को भी लगा हाँ यार, सब कह रहे हैं कि 10th के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत अच्छे से, ट्यूशन वगैरह लेनी शुरू की, सब कुछ लेना शुरू किया और बहुत अच्छे से पढ़ने लगा। उसके बाद मेरे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हुए। बोर्ड में मेरी CGPA आई 9.4 CGPA, मेरी 10th में आई थी 9.4 CGPA। तो जब इतना अच्छा रिजल्ट आया, मेरे को लगा यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और ये सब बातें जो सब लोग सोचते हैं, ठीक है। तो 9.4 CGPA आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि अच्छा रिजल्ट आया। फिर मेरे को लगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। उसके बाद फिर बात आई कि अब हमको 11th में क्या चूज़ करना चाहिए। हमको कोई मतलब नहीं था मेरे को कि मेरे को मतलब क्या बनना है, कुछ कोई गोल ओरिएंटेड नहीं था मेरा, कोई गोल नहीं था ऑलमोस्ट कि मेरे को जो बनना था वो मतलब पढ़ाई से नहीं बन सकता था, जो मेरे को करना था वो पढ़ाई से नहीं कर सकता था। मेरे को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मेरे को अब ये दुविधा आई कि मैं क्या लूँ, मेडिकल लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ। ये 4 स्ट्रीम थी जो मेरे पास थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को ना तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम या ऐसा कुछ की तरफ नहीं जाना, तो मैंने आर्ट्स छोड़ दी। फिर मैं आर्ट्स के ऊपर एक और फैक्टर भी होता है कि हम क्या बताएंगे सब लोगों को कि मैंने आर्ट्स कर रहा हूँ, कि ये गली मोहल्ले में क्या बोलेंगे कि हमारा बेटा आर्ट्स कर रहा है। तो इस वजह से भी मतलब कि हमने आर्ट्स नहीं ली। मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं लोगों को जब बताऊंगा, जैसे कोई अपने रिश्तेदारी किसी को बताऊंगा कि आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, इस वजह से आर्ट्स नहीं ली। आर्ट्स में क्या होता है क्या नहीं, क्यों छोड़ी, ऐसा कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि उसका नाम आर्ट्स था, छोड़ दी। उसके बाद आई कॉमर्स की बात आई। फिर बात आई कि बैंकिंग जॉब्स होती हैं उसमें, ये सब। तो मैं सोचा नहीं यार, बैंकिंग वैसे भी मेरा मैथ तो वीक ही है, मेरे को कॉमर्स में तो वैसे ही दिक्कत आई क्योंकि कॉमर्स में तो सारा ऑलमोस्ट मैथ ही होगा। तो मैंने उस मैथ की वजह से कॉमर्स को छोड़ दिया। फिर बात आई कि अब हमको मेडिकल लेनी चाहिए। फिर मैं सोचा नहीं, डॉक्टर बनने का तो शौक ही नहीं है और डॉक्टर तो वैसे भी बहुत लंबे टाइम में बनते हैं, 10-12 साल, पैसा भी बहुत लगता है, टाइम भी बहुत लगता है और पढ़ाई तो तुम छोड़ ही दो। फिर मैंने सोचा नहीं यार, डॉक्टर जितना तो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, कि अपनी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। तो फिर हमने क्या छोड़ दी, मेडिकल छोड़ दी। कौन सी स्ट्रीम बची, नॉन मेडिकल, जो उस टाइम पे क्या थी, ट्रेंडिंग पे। मतलब किसी को भी पूछ लो तो क्या कर रहा है, नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल। तो हमने मतलब कि भेड़ चाल में आके क्या ले ली, नॉन मेडिकल ले ली। नॉन मेडिकल ले ली। फिर पता लगा कि ये कोटा होता है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव, JEE मेन। 10th तक बिल्कुल नहीं पता था क्या होता है। फिर पता लगा कुछ JEE मेन, JEE एडवांस ऐसे पेपर होते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं, उनमें ये फ़ायदे, ये सब गए। जैसे हम कोचिंग वालों के पास गए, फिर कोटा, एलन, ये सब के बारे में पता लगा। फिर हम अपने लोकल जो यहाँ पे हमारे फेमस थे उनके बारे में पता लगा कि ये टीचर्स हैं फेमस हैं, उनके पास विजिट किया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे JEE मेन का एग्ज़ाम है, उसकी हम तैयारी कराएंगे। एक सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कि एक में सिर्फ आपको स्कूल की तैयारी करा देंगे, एक में आपको JEE मेंस वगैरह, JEE एडवांस की तैयारी कराएंगे। तो आप उस हिसाब से, जैसा आपको करना है आप उस हिसाब से ले सकते हो। तब इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर हमने सोचा यार कि ऑब्वियस ही बात है, किसी को भी वही चूज़ करेगा जिसको उसमें फ़ायदा दिखेगा। तो हमने क्या चूज़ किया, हमने चूज़ कर लिया कि हम JEE मेंस की तैयारी करेंगे, JEE एडवांस की तैयारी करेंगे, क्योंकि वही पता था। ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना शुरू किया, एडवांस की मतलब क्लासेस, कोचिंग की क्लासेस लगनी शुरू होगी। स्कूल से मैंने क्या ले ली, डमी ले ली। मतलब स्कूल नहीं जाता था, सिर्फ कोचिंग जाता था और वहाँ जाके पढ़ता था। तो वहाँ जाके पढ़ने लगा। पहले 1-2 महीने बहुत ज़बरदस्त पढ़ा मैं, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि यार तब अच्छे रिजल्ट का चाह था और तब प्रूव भी करना था कि एकदम नए नए आया है तो टॉप मार्क्स लेने। जैसे कोई भी टेस्ट हो रहा है ट्यूशन पे, कोई भी चीज़ें हो रही हैं, 30 में से 30 मार्क्स, फुल आउट ऑफ फुल, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। टीचर्स वगैरह जो मेरे को पढ़ा रहे थे उनको भी पूरी उम्मीद थी कि ये बंदा फोड़ेगा, मतलब JEE में इसमें अच्छे नंबर लेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया, 3 से 4 महीने बाद क्या हुआ, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था क्योंकि उसमें मैथ्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स में भी सारा मैथ्स था। तो मैथ्स में मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था और मैं वीक भी था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब मेरे को लगने लगा कि नहीं। फिर केमिस्ट्री वगैरह मैं फिर भी अच्छी पढ़ लेता था, लेकिन जो फिजिक्स और मैथ था उसमें हाथ तंग हो गया। तो मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो गया। अगर 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज़ हो गया तो केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट क्या हुआ, लूज़ होना शुरू हो गया। फिर मेरे को थोड़ा सा 1 साल करने के बाद पता लगा कि हाँ, हमको मतलब
नहीं ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक साल मैंने जैसे तैसे पास कर लिया था। उसके बाद फिर आए +2 में, अब ऑब्जेक्टिव ले ही लिया था, एक साल कर लिया था, तो मैंने सोचा अगले साल भी कर ही लेते हैं कि अब छोड़ना क्या, क्योंकि एक चीज़ अब जब स्टार्ट करिए तो उसको पूरा तो करेंगे ही, है ना, जेईई मेंस में ट्राई तो मारेंगे ही। फिर हमने दूसरे साल भी स्टार्ट किया, फिर जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ बहुत दृढ़ निश्चय किया कि अब करूँगा, इस साल नहीं पिछले साल जैसा छोड़ूंगा, क्योंकि +1 थी, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, +2 में पूरा दम लगाऊंगा। फिर +2 में करना शुरू किया, उसमें क्या किया, फिर से दोबारा से 3 महीने 2 महीने पढ़े, टॉप मार्क्स लिए, टीचर फिर से खुश कि अब करेगा, तो टीचर ने कहा अब करता रहे। फिर वही क्या हुआ, फिर वही 2-3 महीने के बाद क्या है, धीरे धीरे चीज़ें और मुश्किल होती गई, फिजिक्स का लेवल बहुत बढ़ता गया, मैथ्स का लेवल बढ़ता गया। तो वो जैसे होमवर्क देते थे, फिर मैंने होमवर्क करने बंद कर दिए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, 1-2 क्वेश्चन किए, सॉल्व नहीं किए। फिर एक ऐसे फ़ोन वोन के चक्कर में या इंटरनेट के चक्कर में, इधर उधर फालतू के चक्कर में, क्योंकि यार वो ऐसी एज ही ऐसी होती है जिसमें हम सब हवा में होते हैं, अपनी मस्ती के चक्कर में हम चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरे को ये तक नहीं पता था, मतलब क्यों इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता था कि मुझे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देके अगर मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो मेरे को क्या करना है। मतलब जेईई मेंस में अगर मेरे सपोज करो 200 नंबर भी आ गए, मुझे एनआईटी मिल गया, आईआईटी कॉलेज मिल गया, तो उसके बाद क्या, आईआईटी कॉलेज में जाके क्या होगा नहीं पता, कौन सी ब्रांच लेनी है, आगे करना क्या है कुछ भी नहीं पता, बेवकूफ़ों की तरह कर रहे हैं बस सब लग। मैं नहीं, सिर्फ मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे ना, उनमें से 99% बच्चे ऐसे थे जिनको कुछ नहीं पता था कि आगे क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्यों लेनी है, उसमें क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं पता था किसी को। जो बच्चे एनआईटी, जो मेरी क्लास में एनआईटी में भी गए, चाहे आईआईटी में भी गए, उन सबको भी कुछ नहीं पता था। सब क्या थे, एक जैसे थे, कि सिर्फ सबको इतना था कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उससे होगा क्या किसी को नहीं पता, क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी, गोल नहीं था। 10th में भी क्या प्रॉब्लम आई, गोल नहीं था। 11th-12th में भी क्या प्रॉब्लम आई, गोल नहीं था। तो जब फिर मेरे को पता लगा 2-4 महीने बाद कि अपने से नहीं हो पाएगा, तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी और मैंने अपने सब्जेक्टिव पे फोकस करना शुरू कर दिया। सब्जेक्टिव पे फोकस करा, मतलब कि जो स्कूल वाली चीज़ें वो पढ़नी शुरू करी। लेकिन अब उधर से भी होमवर्क मिल रहा है, इधर का भी पढ़ना है, तो वो हो ही नहीं पाया। तो पढ़ाई में इतना क्या था, मन ही नहीं लग पा रहा था। तो इतने में क्या हुए, एग्जाम्स वगैरह आ गए। तो अब मैंने सारी चीज़ें क्या पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यू टाइप में पढ़ी थी, जेईई मेंस के टाइप में पढ़ी थी, शॉर्टकट्स में पढ़ी थी। तो अब जो हमको सब्जेक्टिव था, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह देने थे, उस हिसाब से चीज़ें आई नहीं। तो क्या हुआ, पेपर वगैरह हुए, फाइनल एग्ज़ाम हुए, फिर हमारे जो 12th के एग्ज़ाम दिए, उसमें फिर क्या हुआ, जब एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम अच्छे दिए, लेकिन क्या हुआ, हर सब्जेक्ट में जैसे सब्जेक्टिव ना आने की वजह से शॉर्टकट्स मार दिए किसी क्वेश्चन में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो मार्क्स कट गए। फिर क्या हुआ, जो मेरे को रिजल्ट था फिर भी एक्सपेक्टेड था कितना, कि मेरे कम से कम 75+ नंबर तो आ ही जाएंगे, परसेंट आ जाएंगे, उस हिसाब से मैंने एग्ज़ाम दिए। तो उस साल कुछ ऐसा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव, मतलब जिस बोर्ड से मैंने एग्ज़ाम दिए थे, लोकल बोर्ड से, उसमें जो चेकिंग वगैरह थी काफ़ी ज़्यादा हार्ड करी गई, स्टेप मार्किंग में भी बहुत कम नंबर दिए गए, मार्क्स कुछ ज़्यादा काटे गए, क्योंकि उसी साल जो सिस्टम था चेंज हुआ था लोकल बोर्ड का हमारा। तो उस साल थोड़ी सी और दिक्कत आ गई। तो 75 मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आए कितने, 66%। मेरे 12th में आए 66%। तो लगा भाई धक्का, कि अब ना रहे इधर के ना रहे उधर के, मतलब ना जेईई मेंस के बारे में पता लगा कुछ हुआ, ना जेईई मेंस में कितने, जेईई मेंस के पूछो ही मत, ठीक है, बहुत कम आए थे। तो जेईई मेंस में कुछ नहीं बना, जेईई मेंस से बाहर हो गए। उसके बाद फिर ये बोर्ड है, बोर्ड में भी गए, तो अब हम फंस गए, ना तो किसी अच्छे कॉलेज में वैसे एडमिशन मिलेगी ना कुछ। तो फिर हमने सर्च करना शुरू किया कि 60% वाले बच्चों को कौन लेगा। तो फिर मैंने अपने आसपास देखा कौन से 2 यूनिवर्सिटी का नाम मेरे आ गया है, एलपी और सीयू। मैं पंजाब से बाहर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था सबसे अच्छी कॉलेज पंजाब में ही है, स्टडी फैसिलिटी सब कुछ पंजाब में अच्छा मिलेगा, इसलिए पंजाब से बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। मैंने वीआईटी, यूपीएससी, देहरादून सबके पेपर दिए थे, लेकिन जब मैंने सबकी फ़ीस वगैरह कंपेयर की, यूपीएससी में जैसे पेपर दिया था, उन्होंने कहा कि 1,50,000 के आसपास एक सेमेस्टर की फ़ीस होगी। तो मैंने सोचा पागल होगा, इतना पैसा देने जाऊंगा। तो फिर मैंने कंपेयर करी सारी यूनिवर्सिटीज़, एलपी और सीयू। फिर मैंने देखा एलपीयू में भी फ़ीस ज़्यादा है, सीयू में फ़ीस कम थी। तो मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करी जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट थी और सबसे कम फीस थी, ठीक है, वो मैंने चूज़ करी। फिर मैंने यूनिवर्सिटी विजिट किया, देखा मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। कुछ नहीं पता था कौन सी ब्रांच लेनी है, क्यों लेनी है, तो गए, सबसे पूछा। फिर मैंने बहुत रिसर्च करनी शुरू करी, मतलब लोगों से, जो लोग ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं सीएससी में, ईसीई में, उन सबसे पूछना शुरू किया कि कौन सी ब्रांच लूँ। किसी को नहीं पता कौन सी ब्रांच लूँ, किसी ब्रांच से क्या होगा। जो बच्चे मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ भी रहे थे ना, उनको भी नहीं पता था उनका गोल क्या है, उन्होंने ये ब्रांच क्यों ली है, वो खुद ही क्लियर नहीं थे। तो मेरे को एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसको अच्छे से पता हो। लेकिन उस बात में, मतलब तब मैंने बहुत मैक्सिमम लोगों से एक ही बात सुनी कि कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर साइंस ले लो, अच्छे रहोगे। जो फिर हमारे ट्यूशन टीचर वगैरह था, उन्होंने भी बताया कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच लेनी है वो सबसे मुश्किल है, एनआईटीज़ में सब मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है, नहीं मिलती। तो मैंने सोचा हमको कंप्यूटर साइंस की अगर ऑप्शन मिल रही है तो हम कंप्यूटर साइंस लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस ले ली। कुछ नहीं पता कंप्यूटर साइंस में क्या होना है। मैंने क्या सोचा था, कंप्यूटर साइंस में मेरे को क्या पढ़ाया जाएगा कि हार्डवेयर रिपेयर करना, कंप्यूटर कैसे रिपेयर करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब सिखाया जाएगा कंप्यूटर्स वगैरह। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी जब मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने की छुट्टी, उसके बाद हमारे कॉलेज स्टार्ट हुए। कॉलेज में गए,
जब गए फिर एक दो ओरिएंटेशन वगैरह चली, उन्होंने सब कुछ बताया, CSE के बारे में हुआ, फिर क्लासेज आने में हमारा सिलेबस आया जैसा आप सबके साथ हुआ था। फिर क्या हुआ, हमारे सामने सिलेबस आया, सिलेबस में हमको बताया गया कि हमको मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद हमको BEE इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे और हमको क्या पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फिर हमको बताया गया कि आपकी जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, तब पता लगा कि कुछ प्रोग्रामिंग नाम की चीज़ होती है, सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों पढ़ाई जाएगी, इस पूरे कंप्यूटर साइंस कोर्स में क्या होगा। तब जब हमारे पहले 2 लेक्चर्स लग रहे थे तब जाके हमको पता लगेगा। लेकिन हम तो भाई स्कूल से आए थे, हमको तो पढ़ने की आदत ही नहीं थी। हमने सोचा था कि क्योंकि तब तो हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह ये सब ऐसे ही होते थे कि ज़्यादा कुछ इसके वैल्यू नहीं होता था। फाइनल एग्जाम दो, अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। मैं तो वैसे भी एवरेज स्टूडेंट ही था। तो क्या हुआ, हमने पढ़ना शुरू किया और कॉलेज में गए थे तो नई नई मस्ती फ्रीडम मिली। तो कॉलेज में हम घूमने फिर रहे हैं, मतलब क्लासेस में सीरियस नहीं होकर पढ़ रहे, नए नए दोस्त बने, तो खाने पीने जा रहे हैं, रोज़ मस्ती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो क्या हुआ, फिर हुए MST1 हुए। मैथ में तो मैंने बताया आपको मेरा हाथ तंग ही था। तो MST1 में पहले मेरे कितने मार्क्स आए, 36 मार्क्स का MST हुआ था, मेरे कितने मार्क्स आए, 2 मार्क्स आए। फिर मैं आपको जैसे हुआ था, क्लास में गए थे, 1 हफ्ते बाद थी हमारी CRs की। CRs जब मेरे टाइम पे चूज़ हुआ था, CR कैसे चूज़ हुआ था, मतलब कि वोटिंग के थ्रू, कि सब लोगों से जैसे पूछा गया कि किसको CR बनाना है। तो हम 4-5 कैंडिडेट खड़े हुए थे, उन 4-5 कैंडिडेट ने अपने अपने पॉइंट्स रखे कि मैं ये करूँगा, जैसे नेता वेता रखते हैं ना, वैसे हमने अपने पॉइंट्स रखे। और उसके बाद जब मैं था कि मेरा ऐसा था कि जब मैं पहले दिन गया था, मैंने अपने सारे दोस्त वोस्त अच्छे से बना लिए थे, ऑलमोस्ट सारी क्लास दोस्त बन गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद पॉइंट्स भी ऐसे रखे कि मैं ये करूँगा, ऐसे आपके साथ रहूँगा, आपकी हेल्प करूँगा अटेंडेंस में, ये सब पॉइंट्स रखे। तो उसके बाद सब लोगों ने मुझे मतलब ज़्यादा वोट दे दिया और मैं CR बन गया। तो मैं क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। उसके बाद और भी मस्ती की, हम मस्ती कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, सबके साथ मस्ती कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, सब चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने दिया MST में बाकी सब सब्जेक्ट में तो आए मेरे अच्छे नंबर, लेकिन जो मैथ्स था उसमें मेरा हाथ तंग था और मैं मैथ्स पढ़ भी नहीं रहा था सही से। तो मेरे मैथ्स में कितने नंबर आए, 36 में से सिर्फ 2 नंबर आए, ठीक है। तो लगा धक्का, पता लगा। और फिर जो मैथ्स की टीचर थी मेरी, वो मेरे मतलब काफ़ी अच्छे भी हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तू CR है और CR के 2 नंबर आ रहे हैं, ऐसा क्यों। मैंने बताया कि मैं मैथ्स में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को मतलब MST2 के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन बनाई, मतलब एक जब छुट्टी होती थी, क्लास ऑफ है या ब्रेक में बुला के चीज़ें एक्स्ट्रा समझाई, प्रैक्टिस कराई, सब कुछ कराया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमको दूसरे MST हुए, मेरे अच्छे नंबर आए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सीरियस हुआ पढ़ाई में कि हाँ मुझे करना पड़ेगा। फिर हमको पता लगा MST1 MST2 काउंट होते हैं, इंटरनल में CGPA कैसे बनती है, जो सारा सिस्टम जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी है, वो तो मेरे को जब फाइनल एग्जाम हो गए थे ना, उसके बाद पता लगी थी। मैंने आप सबको इसीलिए सब कुछ पहले से बता दिया। तो हमारा सिस्टम हुआ, चलने लगा, CGPA आ गई। फिर उसके बाद हम में से जो 90% लोग थे उनको तो यही नहीं पता था कि अगर हमारी CGPA 7.5 से कम आ गई तो हमारी स्कॉलरशिप है क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो जब मेरे साथ वालों की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई, मेरे बाई गॉड अच्छे आ गए थे कि बाई ग्रेस टाइम पे मैं सुधर गया और मेरी CGPA अच्छी आ गई, तो मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं हुई। लेकिन मेरे साथ वालों की होगी क्योंकि उनकी CGPA 7.2 7.3 ऐसे आ गई। तब मेरे को पता लगा अच्छा ये सब सिस्टम भी है कि 7.5 CGPA मेंटेन नहीं हुई तो मेरी CGPA कैंसिल हो जाएगी। फिर मैं और सीरियस हो गया। तो मैंने 4 साल सिर्फ इस गोल से पढ़ाई की। क्या मिला, गोल मिला। क्या गोल मिला कि मुझे 7.5 CGPA मेंटेन करनी है। ज़िंदगी में गोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना गोल के पढ़ रहे हो, आपको अपना गोल ही नहीं पता, तो आप बिल्कुल फोकस नहीं हो पाओगे, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बना। मेरा गोल क्या था कि मेरे को अपनी CGPA 4 मतलब लास्ट ईयर तक मेंटेन रखनी है, 8 सेमेस्टर तक। तो मेरे को हर सेमेस्टर में कितनी CGPA लानी है, मिनिमम 7.5 CGPA लानी है। और मैंने अपनी चारों साल CGPA मेंटेन रखी। 10% स्कॉलरशिप पे था मैं, और मैंने एक भी सेमेस्टर ऐसा नहीं था जिसमें अपनी स्कॉलरशिप लूज़ करी हो। अगर आपकी CGPA एक बार मतलब आपकी CGPA कम गई, स्कॉलरशिप गई तो गई, तो मैंने लेकिन मेंटेन रखी। तो मेरा गोल था कि मेरे को 7 CGPA कैसे भी लेनी है। तो अब आता था सेकंड सेमेस्टर में आए, हमको पता लगा सी प्रोग्राम ये सब क्या होता है, लेकिन टाइम पास में पहला सेमेस्टर पूरा बीत गया। हमने बहुत सोचा था कि सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, उसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सारे सीख लेंगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं सीख पाए। मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया, पता ही नहीं था होती क्या है, सबसे पहली बार तो सुन रहे हैं, तो इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया। और उसके बाद हम सीख नहीं पाए क्योंकि मैथ्स में वैसे ही वीक थे, लॉजिक बिल्डिंग हो नहीं पाई। तो हमारी क्लास में से अगर 70 हमारी क्लास में 70 का बैच था, 70 में से सिर्फ एक बच्चा था जो सीख पाया प्रोग्रामिंग, बाकी 69 में से कोई भी पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाया। आप सबको भी यही बता रहा हूँ, आप में से भी अगर आपके जितने भी बैच होंगे, आप में से भी 95% बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग तक नहीं सीख पाएंगे। सब लोग सोचते रहे होंगे हम सी सीख लेंगे, C++ सीख लेंगे, लेकिन आप में से 95% बच्चे प्रोग्रामिंग पहले सेमेस्टर में नहीं सीख पाएंगे क्योंकि सबका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। इंटरेस्ट की बात है सारी, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं बना तो आप नहीं सीख पाएंगे, आप जितना भी जोर लगा लो। आप पहले सेमेस्टर की बात कर रहे हो, आपके 4 साल बीत जाएंगे, लेकिन ऐसे बच्चे होंगे जिनको मतलब कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखना नहीं आएगा। हमारे साथ ऐसे भी हैं। जब मेरे साथ अभी जो 4th ईयर में जो हम अभी सब पास आउट्स भी हैं ना, तो हमारी क्लास में से जो बच्चे अनप्लेस है वो कौन से बच्चे हैं, जो कोडिंग में वीक है। मतलब कि हमारी क्लास में 90% बच्चे ऐसे थे जो अभी भी आज भी अगर उनको कह दो कि आपको C++ में एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखना है फंक्शन बना के, वो प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। इतने मतलब टाइम हो जाता है, लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाते।
तो अब हम पहला सेमेस्टर मेरा खत्म हुआ, तो अब हम आए दूसरे सेमेस्टर में। पहले सेमेस्टर में हॉलीडे हुई, छुट्टी, हम घर चले गए, आराम से मस्ती कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं पता कि हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सब छोड़ के मस्ती कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आ गई प्रोग्रामिंग, C++ लैंग्वेज। सी तो हमारी चली गई क्योंकि सेमेस्टर खत्म हो गया, सी हमने छोड़ दी, जितनी करी थी सब छोड़ दिया। क्या शुरू करी? C++ शुरू करी। सी आई नहीं, C++ शुरू कर दी। अब क्या हो रहा है, फिर से दोबारा वही सिस्टम चल रहा है, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सबको पढ़ रहे हैं, MST के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं, और मस्ती कर रहे हैं। कुछ नहीं पता ना, गोल ही नहीं है कि आगे क्या करना है, प्लेसमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं है, गोल ही नहीं है, ठीक है। जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सही से, सिर्फ वो पढ़ रहा था मैं, सिर्फ अपनी CGPA मेंटेन करने के लिए। मुझे ये पता था कि मुझे CGPA मेंटेन कर रही है, वो मेरा गोल था। उसके लिए मैं बहुत सही से पढ़ रहा था, ठीक है, नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, PPT रट रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब किया, अच्छे मार्क्स लिए, CGPA लिए, C++ लैंग्वेज चल रही है, फिर उसमें जितने एक्सपेरिमेंट करा दिए सिर्फ उतना कर लिया, जितना क्लास में पढ़ा उतना पढ़ लिया, अपनी तरफ से कोई एफर्ट पुट नहीं किया, जितना टीचर ने पढ़ा दिया पढ़ लिया। एग्जाम पास करने के लिए ठीक है, एग्जाम में तो मेरे 100 में से आ गए थे 95 मार्क्स आए थे मेरे C++ में, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, मतलब जो मेरे को C++ में अगर कोई कह दे ये कोड करके दिखाओ, सिलेबस मतलब जितना क्लास में कराया उससे बाहर कह दे कि भाई ये कोड है C++ में लिख के देना, मैं नहीं लिख सकता था। सेकंड सेमेस्टर भी ऐसे ही खत्म हो गया, C++ लैंग्वेज गई, उसके बाद हमारी क्या लगी, ट्रेनिंग लगी। फर्स्ट ईयर जैसे ही आपका खत्म होगा आपकी ट्रेनिंग वगैरह लगेगी, वो ट्रेनिंग लगी, उस ट्रेनिंग में फिर हमने सीखी दोबारा से C++ हैकर रैंक। जाते थे उस क्लास में भी जाके हमको टीचर सिर्फ पढ़ाता था एक आधा घंटा, उसके बाद सारा टाइम हमको क्या करनी थी, हैकर रैंक पे कोड्स वगैरह सॉल्व करने होते थे। लेकिन अब टीचर के पास इतना टाइम तो नहीं है सबको देखेगा, तो मैंने उस ट्रेनिंग पीरियड में भी क्या किया, ऐसी प्रोग्रामिंग में टाइम पास कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, गोल नहीं था, टाइम पास कर दिया। सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया, सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, फिर आ गई जावा प्रोग्रामिंग, फिर से वही सिस्टम चल रहा है, गोल नहीं है, पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं, फिर से सब सब्जेक्ट पढ़े, CGPA अच्छी ली, जावा आई, जावा सही से पढ़ ली, ठीक है, लैब वैब पास कर ली, CGPA ले ली, लेकिन जावा C++ गई सेमेस्टर के साथ, वो भी गई। जावा आई, जावा सीखी टाइम पे, जावा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, समझ ही नहीं आई, एग्ज़ाम जैसे तैसे पास किए, सेमेस्टर ख़त्म हुआ, ये भी गया। फोर्थ सेमेस्टर में आए, फिर से चले, फिर पता लगा, सब खत्म हुआ। उसके बाद आया TPP प्रोग्राम, TPP प्रोग्राम में एनरोल किया, फिर उन्होंने बताया एप्टीट्यूड प्लेसमेंट के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, MCATs हमारे होने शुरू हुए, CU CAT होने शुरू हुए, फिर हमको पता लगा अच्छा ये क्या, पता लगा प्लेसमेंट के बारे में। फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया, अपने मॉक इंटरव्यू दिए, अपने रिज्यूम बनाए, अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, सब कुछ आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, बताता जाऊँगा, लेकिन अभी इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, अपना रिज्यूम बनाया अपनी, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया। कोडिंग स्किल फिर भी इग्नोर करता गया, सीखने की ट्राई करनी शुरू करी। क्या सीखने की ट्राई करी, मुझे पता लगा कि जो कोडिंग है वो हमारी क्या होगी, सिर्फ C++ और जावा में होगी, जो हमारी प्लेसमेंट होगी सिर्फ C++ और जावा के बेस पे होगी, क्योंकि जितने भी कोडिंग आएंगे उनमें दो ही ऑप्शन आती हैं, C++ या जावा, वो करना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो है ही नहीं, 2 साल तो बीत गए, थर्ड ईयर में आ गए। उसके बाद हमारा क्या चल रहा है, अभी चल रहा है फिफ्थ सेमेस्टर में, अभी हम थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उसके साथ अब क्या बन रहा है, प्रेशर बन रहा है कि CGPA भी मेंटेन कर रही है, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है और भी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि जितने सब्जेक्ट हमने पहले गवा दिए, जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, जितने भी सब्जेक्ट पहले गवा दिए, यूनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हमको एक्स्ट्रा सीखने हैं। अब हमको प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, फिर हमको C++ भी सीखनी है। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट में सब कुछ आएगा, इंटरव्यू में सब कुछ पूछेंगे, तो हमको वो सारे सब्जेक्ट, मतलब 6-7 सब्जेक्ट एक साथ इकट्ठे हो गए जो मेरे को सीखने थे। सेमेस्टर में सिर्फ इतना मैंने थोड़ा पढ़ा नॉर्मल, तो वो सारे से क्या हुआ, दिक्कत आ गई। तो उसके बाद फिर आगे चलते गया काम, सीखता गया। सीखने के बाद क्या हुआ, अब हमारा 6 सेमेस्टर में क्या हुई, कंपनीज आनी शुरू होगी। जैसे आपका थर्ड ईयर खत्म होगा, आपके लिए कंपनी आनी शुरू हो जाएंगी, प्लेसमेंट एग्जाम शुरू हो। अब प्लेसमेंट का प्रेशर बन गया कि प्लेसमेंट एग्जाम दे रहे, लेकिन कोडिंग राउंड ये सब क्लियर नहीं हो रहे। तो जनवरी में क्या हुआ, जब था हमारा लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद फिर हम घर आए, घर आने के बाद फिर हमको मिल गया टाइम, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन की वजह से हमको ना आने जाने का टेंशन, ना सुबह उठने, ये सब टेंशन दूर हो गया। तो क्या किया, शुरू करा सीखना। तो दम लगाया पूरा C++ पे, इंटरव्यू क्वेश्चन सीखे, सिर्फ ऊपर से सीख लिया कि मतलब एक जैसे क्रैश कोर्स होता है ना, पूरा क्रैश कोर्स किया जिसके ऊपर बेसिक नॉलेज मिल गई। फिर हमने कोडिंग किए, तो जो मास रिक्रूटर कंपनीज थी उनके दिए, उनके एग्जाम क्या होते हैं, क्लियर होते हैं और MCQ भी होते हैं, जिनमें मतलब आपको कोड करना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको आउटपुट्स देखनी है, ऐसा कुछ है। ईजी एग्जाम थे, विप्रो को, कैपजेमिनी, जितनी भी मास रिक्रूटर थे, इजी एग्जाम थे, सारे क्लियर किए। उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई थी, वो मेरी शुरू से ही मैंने इंप्रूव कर ली थी, तो वो काफ़ी अच्छी होगी। तो इंटरव्यूज़ दिए, सारे इंटरव्यू क्लियर किए। उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद मैंने वेट किया, तब तक फिर मेरा जनवरी में रिजल्ट आया सारी कंपनीज़ का। तो मेरे को पता लगा विप्रो, कैपजेमिनी, एसेंचर, इन सब में मैं प्लेस्ड हूँ, ठीक है, कॉग्निजेंट, इन सब में प्लेस्ड हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उस प्लेसमेंट में से मैंने क्या लिया, फिर इंटर्नशिप के लिए ऑप्शन आई मेरे को कि आपको या तो 8 सेमेस्टर कर सकते हो या कैपजेमिनी में इंटर्नशिप कर सकते हो, क्योंकि कैपजेमिनी क्या करती है, इंटर्नशिप ऑफर करती है। तो मैंने 8 सेमेस्टर की जगह कैपजेमिनी में इंटर्नशिप की, जिसकी वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल है, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हो। कैपजेमिनी की जब मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई थी तभी मैंने ये चैनल बनाया था, उससे पहले नवंबर में। तो तब
कैपजेमिनी की इंटर्नशिप शुरू की। कैपजेमिनी की इंटर्नशिप खत्म होने के बाद फिर हमको वेट करना था अब ऑफर लेटर का, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा कॉलेज का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ऑफर लेटर नहीं मिलना था। हमको वेट करना था अपना फाइनल सेमेस्टर 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आने का। तो फाइनल सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आने के लिए लग गया टाइम 1 महीना। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब करता हूँ कुछ फ्री बैठने से अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना बैठ चुका था। फिर मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ जाके मैंने कॉल सेंटर वगैरह में जॉब अप्लाई की, तो 3-4 में मेरा हो गया। तो जैसा सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे थे मैंने वो कंपनी ज्वाइन करनी। फिर मैंने स्नैपडील के लिए 1 महीना उसमें ज्वाइन किया। उस चक्कर में क्या हुआ कि एक दिन उनकी मेल्स वगैरह आई थी, लेकिन मैं मेल का रिप्लाई करने में 1 दिन लेट हो गया और मैंने कैपजेमिनी को अपने डॉक्यूमेंट्स और रिजल्ट वगैरह नहीं भेजा, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, मेरा पोस्टपोन कर दिया सिस्टम को कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो उसके बाद फिर से मैं 45 दिन फ्री बैठा और फिर मेरे को क्या आया विप्रो की तरफ से, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑफर थे। फिर विप्रो ने अपना ऑफर लेटर दिया, फिर मैंने विप्रो को जैसे ज्वाइन किया, विप्रो ने दे दी डेट कि आपको 23 को आपकी ज्वाइनिंग है। फिर मेरे को अगस्त में ही 22 अगस्त को ही कैपजेमिनी की तरफ से आया दोबारा से कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 28 सितंबर को, मतलब दोबारा से 28 अगस्त को दोबारा से कर दी गई है, तो अब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। लेकिन मैंने विप्रो ज्वाइन कर ली थी, फिर मैंने कैपजेमिनी वालों को क्या किया, मना कर दिया। तो ऐसा उसके बाद अभी फिर मैंने विप्रो में भी काम चल ही रहा है, तो आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, उसमें लेटेस्ट अपडेट। तो ऐसा कुछ मेरा सफ़र रहा। तो आप सबको मेन बात यही बता रहा हूँ कि आपके लिए गोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने गोल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। गोल होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले सेमेस्टर में पता होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं। यहाँ पे भी बता रहा हूँ, एक अलग से वीडियो भी बनेगी। आपको जो पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट तैयार करने हैं वो तैयार करने हैं C++ या जावा में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करो। उस लैंग्वेज को सिर्फ 4 साल में सीखो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। ध्यान रखो, जावा या C++ में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करो। मैं कहूँगा C++ चूज़ करो, क्योंकि C++ जावा से कंपैरेटिव बहुत ईजी रहेगी और आसान रहेगी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए। तो C++ को चूज़ करो या जावा में से कोई एक लैंग्वेज को चूज़ करो, उसको 4 साल सीखो। उसके साथ आपको क्या सीखना है, जब आप C++ सीख गए फिर आपको क्या करना है, DSA सीखनी है। DSA, और अगर आपको C++ आ गई तो आप बड़े से बड़ा पैकेज है वो क्रैक कर लोगे। उसके साथ साथ जब आपको सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है कि DBMS आ रहा है, उसके बाद SQL आ रहा है, नेटवर्किंग आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रही है। थ्योरी में आपको ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको जब आपके सेमेस्टर में आएंगे बहुत अच्छे से सीखने हैं, जिससे कि आपको इसकी थ्योरी आए। तो जब आपकी प्लेसमेंट होगी, जो आपका कोडिंग इंटरव्यू होगा, जो सबसे पहले कोडिंग राउंड आएगा, उसमें आपको सिर्फ C++ के बेस के ऊपर कोड करना होगा। C++ और DSA आते हैं, आपका राउंड 1 क्लियर। उसके बाद आपका क्या आएगा, इंटरव्यू राउंड आएगा। इंटरव्यू राउंड आपका कैसे क्लियर होगा, अगर आपको C++, DSA और DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे बहुत अच्छे से, आपका इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी, जो हायर कंपनी होती है वो आपसे इंटरव्यू में भी कोड करवाएगा। जैसे पर्सन कहेगा कि ये मेरे को कोड लिख के दिखा दे फटाफट, 1 घंटे का इंटरव्यू है, उसमें वो आपको कहेगा कि ये कोड लिख के दिखा दे, तेरे पास 20 मिनट का टाइम है, कोड लिख के दिखा दोगे, इंटरव्यू क्लियर। तो ऐसा सब आपका सिस्टम जाएगा। तो अपने गोल बनाओ, आपको पता होना चाहिए क्या करना है। मेरे चैनल को देखते रहो, पूरे रोड मैप सब कुछ आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा। ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपको क्या, कैसे, कब क्या करना है, सब कुछ आपको A to Z बता दूंगा, जिससे कि अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे और जो लोग मेरे इलाइट ग्रुप में अभी ऐड हुए हैं, इलाइट ग्रुप बनाया है मैंने, अगर आप सबको नहीं पता तो उनमें 3 बंदे अभी तक ऐड हुए हैं। वो 3 बंदों को मैं कम से कम 12 लाख का पैकेज, मतलब ऐसी टिप्स दूंगा कि कम से कम वो 12 LPA क्लिक लेके जाएंगे यहाँ से। CGPA भी मेंटेन रखेगी और उन बच्चों के लिए गिव अवे भी है, जो इस सेमेस्टर में जो 3 बच्चे मैंने सिलेक्ट किया उनमें से जो इस सेमेस्टर के एंड पे जो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा CGPA लेगा, उसको मेरी तरफ से एक गिव अवे भी किया जाएगा। वो गिव अवे हम टाइम पे डिसाइड करेंगे उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो सबसे ज़्यादा CGPA लेगा, मतलब 8 से ऊपर जो सबसे ज़्यादा CGPA लेगा। तो ये ऐसा कोई सिस्टम है। तो अगर चैनल को फॉलो करते रहोगे तो आप सबको भी हेल्प मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ये एक्सपीरियंस पूरा आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जितना एक्सपीरियंस अभी तक मैंने सारा शेयर कर दिया। इसके आगे जो बनता जाएगा वैसे ऐसे वीडियोस बनती जाएंगी, तो आपको सब कुछ पता लगता जाएगा कंपनी में क्या कैसे, जब मैं जाऊँगा काम करने। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आई तो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।